नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइंडिंग फ्यूचर के की नई वीडियो में। ये वीडियो मैंने कनाडा सिटीजनशिप टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बनाई है। ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड को कवर करती है। ये मेरे हिंदी, पंजाबी और उर्दू के दर्शकों के लिए है। इसमें मैंने कोशिश की है कि हर एस्पेक्ट को कवर किया जाए और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो डिस्कवर कनाडा का नया वर्जन है बुक का, वो जरूर पढ़ें। ये टेस्ट आपका 30 मिनट का होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस और ट्रू और फॉल्स के होंगे, जिसमें से 15 सही होने चाहिए। तो अगर आपके 15 सही हैं तो आप सिटीजनशिप का टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं अब। तो मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ी कहानी बताऊंगा, जिससे आपको कनाडा की हिस्ट्री का भी पता चलता रहे और साथ में आपकी पेपर की तैयारी होती रहे, क्योंकि इन चीजों में से ही कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कनाडा की पूर्व राज्य प्रमुख और ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महारानी, जिनका 70 वर्षों तक शासन रहा और उनकी मृत्यु 96 वर्ष की आयु में बालमोरल में हुई। सिंहासन उसके तुरंत बाद बिना समारोह के उनके वारिस किंग चार्ल्स थर्ड को पारित कर दिया गया। कनाडा में सिटीजनशिप की ओथ जो होती है, वो हम ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादार होने का वादा करते हैं जो कनाडा के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अब के टाइम पे राजा चार्ल्स तृतीय हैं, थर्ड किंग चार्ल्स। और जो राजा है वही राज्य प्रमुख है। बाकी कंट्रीज में आप देखोगे कि संविधान या ध्वज के प्रति वफादारी का वादा किया जाता है, लेकिन कनाडा में जो शपथ ली जाती है वो जो किंग है या मोनार्क है या सॉवरेन है उनके लिए ली जाती है। ये तीनों वर्ड एक ही हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, किंग को और क्या कहते हैं, या मोनार्क या सॉवरेन। कनाडा का जो संविधान है, संविधान का मतलब होता है एक ऐसी कानूनों का एक सेट, और जो इनके सम्राट हैं वो मोनार्क है, सम्राट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है कनाडा के संविधान को। और ये जो है ये है सिटीजनशिप की ओथ। और आप इसको पढ़ें और इसको 2 बार पढ़ें। मेरे विचार में आपको इसको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहिए। इसके साथ में आगे आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा, और वो अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो इट विल हेल्प यू कि आप विजुअल मेमोरी में को यूज करके क्वेश्चंस के आंसर आपको याद हो जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स के, तो आप ओथ को पढ़ सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर टू अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड किंग और क्वीन। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन होंगी, या ट्रू और फॉल्स होगा। तो आपने इसमें से सेलेक्ट करना है जो आपका सही आंसर है। जैसे इस केस में आंसर है मोनार्क या सॉवरेन। How much time do you have to do the Canadian citizenship test? 40 minutes, 60 minutes, 25 minutes और 30 minutes? इसी तरह मैंने कोशिश की है, जैसे जैसे आपको साथ साथ में मैं कहानी बताता जाऊं और साथ साथ में आपको उसके रिलेटेड जो आंसर्स हैं वो आपको पता चलते जाएं। How many questions do you need to answer correctly to pass the Canadian citizenship test?
टू whom do Canadians make the oath or promise of citizenship? तो जी ये ओथ होगी, पहले क्वीन एलिजाबेथ के लिए होती थी, अब किंग चार्ल्स थर्ड के लिए होगी, क्योंकि इस समय सिंहासन पर वही है। What are the question format in the Canadian citizenship test? तो ये ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस वाले जो होंगे वो इसका आंसर है। What principles out of the following is Canada's constitution based on? इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज कमेंट में लिखें अगर इसमें क्या सुधार चाहिए आपको और क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या आपको क्या चीज चाहिए जिससे आप ज्यादा बेटर प्रिपेयर कर सकें अपना एग्जाम। तो मैं अगली वीडियोस में उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। इसमें पहले 2 चैप्टर्स हैं और मेरी कोशिश है कि अगली 3-4 वीडियोस में ये मैं पूरा सिलेबस इसका कवर कर दूं और आप प्रिपेयर हो जाएं। एक बार इसको या 2 बार देखने के बाद आप कनाडा का टेस्ट, सिटीजनशिप का टेस्ट दे सकें। डिस्कवर कनाडा की बुक को एक बार जरूर देखें। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप को पता लगेगा हम किंग को सॉवरेन, मोनार्क और हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। कनाडा की सिटीजनशिप के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, जिसमें से पहली चीज ये है कि आपकी एज 18 से 54 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो उसके बाद परीक्षा क्लियर करने के बाद, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है। और जिनकी एज 55 ईयर्स से ज्यादा है या 18 वर्ष से कम है उनको एग्जाम नहीं देना पड़ता, लेकिन उनकी इंटरव्यू हो सकती है। तो क्या चीजें चाहिए? एक तो आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपको फ्रेंच या इंग्लिश में से एक का बोलना और लिखना आता होना चाहिए, आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए और जिस समय भी आपने आवेदन दिया है उसके पिछले 5 साल में से 3 साल आप फिजिकल रूप में कनाडा में होने चाहिए, मतलब 1095 दिन, 1095 डेज। और पिछले 5 साल में से कम 3 साल आपने अपना टैक्स दिया होना चाहिए।
ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे आपको कौन सा प्रूफ देना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज का, कौन सी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए। Who was the first person to draw a map of the east coast of Canada? अगर आप बुक पढ़ोगे तो बुक में इनकी पिक्चर भी आपको मिलेगी जिन्होंने इसको ड्रॉ किया था। और मेरे को लगता है, जो मेरा ख्याल है, कि आपको जो पिक्चर्स हैं बुक में उनको एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनमें से ही एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। कनाडा का कानून विभिन्न स्रोतों से आता है, जिसे पार्लियामेंट, प्रोविजनल लेजिस्लेचर द्वारा पारित किया जाता है। ये कानून इंग्लिश कॉमन लॉ, सिविल कोड ऑफ फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन से कई चीजों से इकट्ठा करके बनाया गया है। लगभग 800 साल पहले इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसके हस्ताक्षर इंग्लैंड में हुए थे। तो ये 3-4 क्वेश्चन से ही निकल के आते हैं। ये लॉ है वो इंग्लिश कॉमन लॉ, सिविल कोड ऑफ फ्रांस, इनको मिला के बना है और 800 साल पहले 1215 में मैग्ना कार्टा के ऊपर साइन हुए थे। तो इसमें टोटल 4 चीजों को कवर किया गया था। फर्स्ट था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of speech and the press, freedom of peaceful assembly, freedom of association. इसमें रिलीजन का आपको फ्रीडम मिलती है, आपको अपना एक्सप्रेशन, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की जो है वो फ्रीडम मिलती है, और पीसफुली इकट्ठे होने की फ्रीडम मिलती है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब जैसे ये क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कैनेडियन लॉ, तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शंस हैं जैसे इंग्लिश कॉमन लॉ, सिविल कोड ऑफ इंडियंस, द मिलिट्री कोड ऑफ फ्रांस, कॉमन लॉ ऑफ स्पेन। सो इंग्लिश कॉमन लॉ शुड बी द आंसर। आप देख सकते हो कि जो मैंने पहले आपको डिस्क्रिप्शन दी है उसमें से ही कई क्वेश्चन निकलते हैं ऐसे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको समझाऊं कि कनाडा की हिस्ट्री के बेस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब उनकी वर्डिंग भी चेंज हुई हो सकती है। और एक बार आप बुक पढ़ लें और ये क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसा होता है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है इसमें, विच ऑफ दीज इज नॉट एनश्राइन्ड इन कैनेडियन लॉ? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ डिसोबे द लॉ। तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया जैसे, या उन्होंने एक अलग तरीके से सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को चेंज करके आपको पूछा जा सकता है, या ट्रू फॉल्स के तरीके से भी पूछा जा सकता है। So Magna Carta is the great charter of freedoms. जो बैटल ऑफ प्लेन्स हुई थी, इसके बारे में भी मैं अगले चैप्टर्स में इसके ऊपर डिस्क्राइब करूंगा। आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आगे आने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं या सिलेबस में क्या चीजें हैं। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जो आने वाले चैप्टर्स में से हैं। अब ये सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। द ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो कॉल्ड, आंसर है मैग्ना कार्टा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हैबस कॉर्पस। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है आपको अनलॉफुली जेल में नहीं रख सकती है। राज्य द्वारा अवैध हिरासत को चुनौती देने का अधिकार, ये आपको एक ऐसा अधिकार देता है, अगर आपको किसी ने इन प्रिजन कर दिया है, जो अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो यू कैन चैलेंज
जिसका अर्थ है यदि आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप पुलिस को चुनौती दे सकते हैं। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। कनाडा में जो सिटीजन हैं उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कनाडा के एनवायरनमेंट की रक्षा करना। राइट्स जो सेकंड चैप्टर है उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी कैनेडियन सिटीजन को के लिए। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल सिटीजन्स। कनाडा के संविधान को 1982 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड द्वारा कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम की स्थापना के लिए संशोधित किया गया था। 1982 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड द्वारा कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम की स्थापना के लिए संशोधित किया गया था। कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम इन शब्दों से शुरू होता है। Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law. जब इसका मतलब है जबकि कनाडा की स्थापना उन सिद्धांतों पर की गई है जो ईश्वर की सर्वोच्चता और कानून के शासन को मान्यता देते हैं। तो ये दो चीजों पर है, एक तो ईश्वर की सर्वोच्चता पर और कानून के शासन पर। इसमें धार्मिक परंपराएं कनाडाई लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य भी महत्वपूर्ण है। तो दो चीजें हैं, किसी भी रिलीजन के लिए रिलीजियस जो परंपराएं हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज है और उसके साथ ह्यूमैनिटी और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उन वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कैनेडियन सिटीजनशिप, जब आप कैनेडियन सिटीजन हो जाएंगे तो आपके लिए ये 4 राइट्स आपको ये कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम देता है। एक है मोबिलिटी राइट्स, इसमें आप कहीं भी आ जा सकते हो, रह सकते हो, कंट्री के बाहर आ जा सकते हो, आप पासपोर्ट ले सकते हो। और एबोरिजिनल पीपल के राइट्स, जो लोग यहाँ पर हम मतलब जिन्होंने जो कनाडा के इंडिजीनियस लोग हैं या पहले के रहने वाले लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी रक्षा करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज राइट्स एंड माइनॉरिटी लैंग्वेज एजुकेशनल राइट्स, और उसके साथ हम जो मल्टीकल्चरलिज्म है उसके राइट्स आपको मिलते हैं कि आप अपने धर्म में रहकर बाकी धर्मों की इज्जत करते हुए आप अपने धर्म की जो रिलीजियस मान्यताएं हैं उनको फॉलो कर सकते हैं।
कनाडा में पुरुष और महिलाएं एक समान हैं, उनको इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। कोई किसी को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर या फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई कैन मेन एंड वुमेन गेट द सेम एजुकेशन इन कनाडा? तो वो इक्वल राइट्स हैं इसकी वजह से, बिकॉज मेन एंड वुमेन आर इक्वल अंडर द लॉ ऑफ कनाडा। और इन कनाडा फोर्स मैरिज इज, तो वो क्या है? इलीगल है। इसका आंसर शुड बी इलीगल। These are considered as crime in Canada। कौन सी चीजों को हम क्राइम मानते हैं कनाडा में? ऑनर किलिंग, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ये 3 चीजों को कनाडा में क्राइम माना जाता है और मेन और वुमेन के इक्वल राइट्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैनेडियन सिटीजन के कुछ राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे एनवायरनमेंट को सेव करना, वैसे ही दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आई है कि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, हेल्प अदर्स। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हार्ड वर्क करना है, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। ये कैनेडियन सिटीजन की तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैनेडियंस वर्क हार्ड टू रिस्पेक्ट प्लूरलिज्म एंड लिव इन हार्मनी, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इसका ट्रू होना चाहिए। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपको बता दी, एक है एनवायरनमेंट को सेव करना, एक दूसरों की मदद करना और तीसरा हार्ड वर्क करना, जिससे आप अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, इंग्लिश एंड फ्रेंच हैव इक्वल स्टेटस इन पार्लियामेंट एंड थ्रू आउट द गवर्नमेंट, ट्रू और फॉल्स?
तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, पार्लियामेंट में भी थ्रू आउट कनाडा में इक्वल राइट्स हैं, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। कनाडा के लोग कनाडा में कहीं भी रह सकते हैं और काम कर सकते हैं, देश में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसको और तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कैनेडियन कैन लिव एंड वर्क एनीवेयर दे चूज इन कनाडा, ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर ट्रू होना चाहिए। ज्यूरी सर्विस ये है कि ज्यूरी एक कुछ लोगों का समूह होता है जो जज को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में कि जो बंदा, जिस व्यक्ति के ऊपर केस है, वो गिल्टी है या नहीं है। तो ज्यूरी किसी भी व्यक्ति को मैसेज, ईमेल या लेटर के थ्रू बुला सकती है, उसको बोल सकती है कि कनाडा में कोर्ट के आगे पेश हो। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये सर्विस की 4 ऑप्शंस हैं। ये क्या है ये सर्विस कनाडा में? नॉन एग्जिस्टेंट, ऑप्शनल, कंपल्सरी, कैरिड आउट बाय प्रोफेशनल्स। तो अगर आपको कोर्ट ने बुलाया है और आपका वहां जाना कंपल्सरी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैनेडियन सिटीजन की क्या है? एक तो है लॉ को ओबे करना, कानून को मानना, और दूसरी चीज है नौकरी ढूंढना महत्वपूर्ण है, अपने परिवार की अच्छी तरह देखभाल करना और कनाडा की प्रोग्रेस में हेल्प करना, उसके लिए हार्ड वर्क करना।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हार्ड वर्किंग, सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सर्विंग ऑन अ ज्यूरी, जब कोई व्यक्ति अदालत में होता है तो ज्यूरी लोगों का एक समूह होता है जो न्यायाधीश को इस बारे में निर्णय लेने में हेल्प करता है कि जो व्यक्ति परीक्षण पर है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, वह दोषी है या नहीं है। यदि आपको एक पत्र मिलता है तो जिसमें आपको ज्यूरी को आंसर देना है, तो आप प्रेजेंट होकर या उसको लेटर के थ्रू आंसर दे सकते हो। तीसरी फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन में वोटिंग करना। फिफ्थ है लोगों की हेल्प करना। तो यहाँ की जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना। और सिक्स्थ है यहाँ के एनवायरनमेंट को और इसकी विरासत को बचा के रखना। जो मिलिट्री में काम करना है वो कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि आपको मिलिट्री में सर्व करना जरूरी है, कंपलसरी है या मैंडेटरी है। तो आप बोल सकते हो कनाडा में ये चीज कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसमें कैनेडियन फोर्सेस को सर्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कनाडा में लॉ से ऊपर कोई नहीं है, किंग भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, पार्लियामेंट भी नहीं है।
कनेडियन फोर्सेस में काम करना एक नोबल वे है कंट्रीब्यूट करना कनाडा की प्रोग्रेस के लिए, और ये एक अच्छी एक्सीलेंट करियर चॉइस भी है। इसके अलावा मिलिट्री के अलावा आप अगर कोस्ट गार्ड हो, पुलिस ऑफिसर हो, या कोई इमरजेंसी सर्विस में हो, या कोई फायर फाइटर हो, तो दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज, जो ये लास्ट क्वेश्चन है उसमें अगर इन वर्ड्स को यूज किया जाता है कैनेडियन फोर्सेस की जगह पे, तो भी आंसर ट्रू ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज कमेंट करें कि आपको अगली वीडियो में क्या चाहिए, मैं उसको ऐड करने की कोशिश करूंगा। इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का पता लग जाए जब भी मैं इसको डालूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।